हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। 2.4 3.4 के बाद में अपन ने और भी डाइपोल वाला डिस्कस कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क वगैरह याद करो, कर लिया था ना कंप्लीट। हाँ, तो आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं सिंपल सा टॉपिक है, और ये कहीं ना कहीं मान लो 1 नंबर की डेफिनेशन में पूछे जाने वाला टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो 2 टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो कि पोलर और नॉन पोलर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो पहला जो अपना टॉपिक है ना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पहला टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लो अगर बरसात आ रही है और आपको बरसात से बचना है तो आप क्या लगाते हो? अम्ब्रेला, छाता लगाते हो कि लगाते हो? क्यों? क्योंकि वो एक आउटर पार्ट हो गया जो अंदर ड्रॉप्स को एंटर नहीं होने दे रहा, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, गीले होने से बचने के लिए रेनकोट लगाते हैं, तो वो क्या है? एक शील्डेड है। शील्डेड का मतलब सुरक्षा कवच। ऐसे ही अंदर वाली चीज बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट ना हो, उस अफेक्ट से बचाने के लिए हम एक चीज करते हैं, वो है कैविटी। कैविटी को पूरा कवर करना होता है। जैसे आपने सुना होगा जो डेंटिस्ट होते हैं, है ना, सुना है ना कभी, दांतों के डॉक्टर के पास कहीं में घर में अपने कहीं भी गया होगा कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान, तो आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं, है ना, तो कई लोग है ना उनके दांतों में क्या होता है, एक होल बन जाता है, ठीक है, कीड़ा लग जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको मसाले से कवर करते हैं, लगाते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाइट कलर का पाउडर। तो वो क्या है, कैविटी को पूरा कवर करते हैं ताकि सेंसिटिविटी पूरी की पूरी खत्म हो जाए, आप फिर आराम से खा पी सको, कोई प्रॉब्लम ना है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क अंदर तक ना पड़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से अंदर वाली चीज़ को अफेक्ट ना करे, बिल्कुल भी उसको अफेक्ट ना करे। इस चीज़ के लिए जो भी हम आउटर एक पार्ट डिसाइड करते हैं, फ्रॉम प्रिवेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड प्रिवेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोला जाता है उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का अगर जनरल अपन डायग्राम बनाए तो देखो ऐसे होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, है ना, एक पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा पॉजिटिव, है ना। अब इससे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी जा रही है? पॉजिटिव से कहाँ जाती है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से कहाँ चली गई? नेगेटिव। अब मैं आउटर साइड में, यानी कि इसी के बीच में, अब इसको आपको यहाँ पे हल्का सा रफ कर दो, है ना। अब मैं यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन बना दी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास ये एरिया है। अब आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको तो टच करेगी, इसको टच करेगी तो सरफेस से टच करेगी। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और कहीं ना कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो वो सिग्मा लेस देन 0, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो अपने पास ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई बेटा? कांस्टेंट हो गई। कहीं ना कहीं पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी नहीं सॉरी, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो गया। और इसके अंदर जो अपना आउटर वाला पार्ट है, जैसे मान लो मैंने कोई भी आउटर एक पार्ट ले लिया, ठीक है, ये आउटर वाले पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या रहता है? 0 रहता है, और जो V रहता है पोटेंशियल वो क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। ड्यू टू कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब आप सोचो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके यहाँ तक भी चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। ये मान लो ऐसे भी निकल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस वाले पार्ट को, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या करेगा? जाने में तो अंदर तक भी जा सकती है, लेकिन अंदर वाली जो है, देखो ये वाली जो चीज़ है ये तो है अपने पास कैविटी। क्या है? कैविटी। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर ना करे, बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ पे मना कर रहा था ना कि इस जगह अपन को नहीं बनानी। तो ये अंदर जा तो सकती है, मना नहीं है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लाइन खींची, अंदर जा सकती है, बट ये आउटर वाला पार्ट देखो, मेरा मार्कर देखो कहाँ चल रहा है, ये आउटर वाला जो पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट अंदर वाले जो कैविटी है, अंदर वाला जो कैविटी पार्ट है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये वाला पार्ट इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रिवेंट कर रहा है। तो अपने पास द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर,
ठीक है, विच प्रिवेंट्स द अफेक्ट ऑफ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसको प्रिवेंट करेगा, अफेक्ट ऑफ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कौन सा टॉपिक है बेटा नेक्स्ट अपना, बताओ। नेक्स्ट अपना टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, याद आ रहा है, चलो बताओ, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की अपन बात कर लेते हैं, है ना। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो आपको मैंने बताया था कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता है उसे अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बोलते कि नहीं बोलते, जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हो, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हो तो उसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। अब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल दो, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोल दो, डाई इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल बोल दो, तो ये अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पोलर मॉलिक्यूल, समझने की कोशिश करना। एक होता है अपने पास कौन सा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक तो होता है बेटा पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना, वो किस पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल पे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, है ना, और फिर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव के जो सेंटर होते हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। तो इनके मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल समझ गए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पॉजिटिव और जो नेगेटिव के सेंटर हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, दैट इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल। अब बच्चे कहते हैं सर अगर इनके सेंटर पार्टिकुलर फिक्स होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होंगे, जैसे पॉजिटिव का सेंटर इधर है तो नेगेटिव का सेंटर इधर होना चाहिए, ठीक है। तो जिनके सेंटर्स पर्टिकुलर एक फिक्स होते हैं, फिक्स सिचुएशन पे होते हैं, कॉन्साइड नहीं करते, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ध्यान रखना पोलर मॉलिक्यूल्स का हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। क्लियर है। अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे H2O हो गया, है ना, HCl हो गया, तो ये सारे के सारे जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं इनको पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अच्छा स्ट्रक्चर भी आप बना के देख सकते हो, जैसे अपने पास ये वाली स्ट्रक्चर है H+ पॉजिटिव सेंटर, Cl- नेगेटिव सेंटर, है ना। एक स्ट्रक्चर अपन ऐसे भी बना लेते हैं, आपने कई जगह ये स्ट्रक्चर देखी भी होगी इस तरह से, है ना। इसका जैसे डाइपोल मोमेंट है, आपने देखा भी होगा केमिस्ट्री में इस तरीके से डाइपोल मोमेंट भी निकालते हैं अपन, है ना। ऐसे ही H2O की स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, O-2, है ना। अब इसका सेंटर यहाँ पे हो गया H+, इसका सेंटर यहाँ पे हो गया H+, तो 2 तो H हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, समझ रहे हो। तो H2O समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, H2O। तो यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट, अब इसका डाइपोल मोमेंट इस तरह से अपन निकालते हैं। तो डाइपोल मोमेंट निकालना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बस इसको केवल आप शो कर सकते हो कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा या इसके लीनियर होगा, ठीक है। तो अपने पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर सेपरेट है, दैट मीन्स इनका डाइपोल मोमेंट फिक्स है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स नेचर में ऐसे होते हैं लाइक एज अ सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स नेचर में क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर क्या करता है, एक दूसरे को कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड समझते हो ना, कोइंसाइड का मतलब होता है जो दोनों को क्या करेगा, ओवरलैप। तो कोइंसाइड जो करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंटर्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, कोइंसाइड करते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन का जैसे अपन कैसे बनाएंगे, देखो ये अपना हाइड्रोजन का बन गया कि नहीं बन गया, तो ये अपना हाइड्रोजन का बन गया, H2 की स्ट्रक्चर बन गई, तो ये क्या है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बनाना चाहता हूँ, किसकी बनाना चाहता हूँ, अगर मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बनाना चाहता हूँ इस तरह से, समझ लो, इस तरह से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बनाना चाहता हूँ CO2, ठीक है, CO2 अपने पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बनाना चाहते हैं तो CO2 अपने पास ऐसा हो गया, यहाँ तो आप इसको यूँ रख लो चाहे यूँ रख लो, तो जैसे H2 हो गया, ठीक है या फिर CO2 हो गया। ये क्या है अपने पास, इन सबके सेंटर ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, समझने की बात करना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है,
ठीक है, हर एक डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। इसका डाइपोल मोमेंट फिक्स होगा, इसका जीरो होगा। अच्छा, जीरो तो इसका होता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें तो कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट में फ़र्क को देखा जा सकता है। ठीक है, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर एंड नॉन पोलर, अगर आप इसको एक बार डिस्क्राइब करना चाहो तो बिल्कुल करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो उसको भी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। ये नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स सिंपल है। तो अपन अब डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे, पोलर मॉलिक्यूल पे, और फिर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे, है ना। ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मेरे पास एक ये बॉक्स है ना, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब कितना, जीरो। तो आप खुद सोचो इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा, जीरो। तो अपने पास अभी जैसे रैंडम मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरीके से मेरे पास क्या है भाई, ये एक रैंडम मॉलिक्यूल्स है जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सेंटर है वो अभी क्या है, होने में तो सेपरेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये फिगर फर्स्ट है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस एंड आयंस, सो ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है बेटा, इसका जीरो होता है। तो इसमें क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर कहीं ना कहीं एक दूसरे के डाइपोल को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन होगा तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो कहीं ना कहीं चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन अगर मान लो, ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है जैसे मान लो कि आप कोई डीजे पार्टी कर रहे हो, है ना, और आप डीजे बजा के रूम में नाच रहे हो। अब आप सोचो आप डीजे बजा के रूम में नाच रहे हो और आराम से इसे ऐसे है ना आड़े टेढ़े तुम गिर रहे हो। सडनली मान लो स्कूल का प्रिंसिपल आ गया तो तुम सब कैसे सिचुएटेड हो जाओगे, ऐसे होगे कि नहीं होगे। क्यों, क्योंकि आपकी पोजीशन सेट हो गई। पहले रैंडम मोशन हो रहा था, किसी से भी सर भिड़ सकता है, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन अगर पोजीशन सेट हो गई तो आपकी पर्टिकुलर एक सिचुएशन है, आपका पर्टिकुलर एक खुद का मूवमेंट फिक्स हो गया। तो सेम चीज़ ऐसा होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप क्या करोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे, अगर जनरल अपन बात करें, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं अप्लाई कर दूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, है ना, तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नल क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, है ना। अप्लाई का मतलब समझ रहे हो ना, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा दिया, टक तरीके से लगा दिया। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फिक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते अगर डाइपोल मोमेंट फिक्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे, हाँ भाई, यहाँ पे इस तरीके से सीन सेट हो जाएगा बेटा। देख लो अब यहाँ पे क्या हो गया, समझ रहे हो ना। पहले रैंडम मोशन था, अब आपने हर एक के मोमेंट को सेट कर दिया। कैसे सेट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे। अब पता होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो इन चार्जेस पर क्या काम करेगा, फोर्स काम करेगा। कौन सा काम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इज इक्वल्स टू क्यू ई यहाँ पे वर्क करने लग जाएगा। वर्क करने लगेगा तो पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पर्टिकुलर एट अ फिक्स डिस्टेंस। तो जब ये फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाएंगे तो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इस चीज़ को बोलेंगे अपन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बात आती है कि ललित सर ये तो हो गया पोलर मॉलिक्यूल का। अच्छा, नॉन पोलर में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नॉन पोलर के अंदर भी एक सीन सेट होता है। क्या, अब सुनना, नॉन पोलर की कहानी क्या है, कुछ भी नहीं करना, सेम है। नॉन पोलर में केवल आपके जो सेंटर है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड। तो बात तो वही है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एब्सेंट रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बताओ कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट, देखो हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो, तो ईच मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, सो कंप्लीट सिस्टम हैज ऑल्सो जीरो डाइपोल मोमेंट। पूरे सिस्टम का भी जीरो होगा। बट अब होता क्या है, जैसे ही इसके हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बेटा, ऐसी कंडीशन में बताओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं बेटा,
अप्लाई करते हैं। और जैसे ही आप सुनने की कोशिश करना, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर हैं, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नेगेटिव और जो पॉजिटिव के सेंटर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसमें पहले प्लस माइनस आता है ना, इसमें उल्टा होगा, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर्स आर डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे बताओ? डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही है? तो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा, उस कंडीशन में जो आपका डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। क्या बोला जाएगा बेटा? उसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। तो अब इसमें यही होता है, इन सबको रफ कर दूं क्योंकि ये तो पहले वाले का है ना। अब इसके वो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर देखो ऐसे होते हैं, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर आपके इस तरीके से इंड्यूस हो जाएंगे। अब आप खुद ही सोचो, जब नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर इस तरीके से इंड्यूस हो जाएंगे तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। अब इसमें होता है क्या होता है, इसमें एक मजे की बात बताता हूँ, है ना। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को डेस्ट्रॉय करेगा, यानी कि इन दोनों का डाइपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरफ तो पूरे के पूरे कौन बचे रह गए बताओ? नेगेटिव चार्जेस। तो इसकी वजह से जो अपने पास चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी? माइनस का सिग्मा पी। पी का मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन। यही तो चीज़ पोलराइजेशन है। बच्चे कहते हैं सर पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन ये है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इज जीरो। व्हेन यू आर अप्लाइड proper electric field on the dielectric substance, then both charges या both ions are displaced। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। इसका मतलब इस सरफेस पे आ गई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस पे आ गई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ तो आ गया माइनस का सिग्मा पी और यहाँ आ गया प्लस का सिग्मा पी। ठीक है, तो इस तरह के ये वाले जो हैं ये हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट और इनको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल चार्ज डेंसिटी, है ना। तो अपने पास प्रॉपर वे से तो डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? इधर से, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इधर है, नेगेटिव चार्जेस इधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है। तो इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है ना। और आपको पता है जब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने से ही होता है। तो आगे हम जब कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, कि कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, कैसे चार्ज आया, किस तरीके से चार्ज को ग्राउंड किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वही था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बाहर वाली चीज़ को, है ना, समझ गए, मतलब अंदर वाली चीज़ को बाहर वाले के इफेक्ट से बचाओ। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो डाई इलेक्ट्रिक, मतलब खुद का कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल या फिर डाइपोल मोमेंट शो करते हों, है ना, ऐसे सब्सटेंस। चीज़ें क्लियर हो गई? चलो, तो आज के इस वीडियो में हमारा जो ये टॉपिक था शील्डिंग और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का वो कंप्लीट हुआ। मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अच्छा, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट जो मैं आज करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट जो आज करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो सुन लो भैया, जो एक बहुत शानदार कमेंट मैं करने जा रहा हूँ, बच्चे का सुन के दिल खुश हो जाएगा। बच्चे कह रहे थे मेरे को कि सर कुछ इस तरह का एक मोटिवेशनल या कंटेंट वीडियो लेके आओ फॉर अकॉर्डिंग टू बोर्ड 2023-24 का जो सेशन है, जो आपकी एग्ज़ाम चॉइस में होने वाली है। तो जैसे ही अभी 840 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो चुके हैं और आपके आशीर्वाद और छोटे भाई बहनों के और मेरे प्यारे स्टूडेंटों के सहयोग से ये जो गति है ना, स्लो बट कंटिन्यू सक्सेस वाली, ये मुझे मिलती जा रही है। तो ध्यान रखना, अगर जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो जाएंगे, मैं आपके लिए यूट्यूब पे वो कंटेंट लेकर आऊँगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो कंटेंट बना देगा आपका डेली रूटीन, बना देगा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट और बेस कर देगा मजबूत, और एक आपको वो डायरेक्शन देने वाला है जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हम कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि फिजिक्स में पूरे 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट क्या हो जाए, सेट हो जाए। हालांकि मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बना दिया है, पर कई बच्चों का फिर दोबारा स्टार्ट में जिन्होंने नहीं सर एक बार तो बनता है,
आप हमें ये बताओ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उसको कैसे फेस करें। तो ये कंटेंट में लेके आने वाला हूँ। बस 1000 सब्सक्राइबर आपका वेट कर रहे हैं और हो सकता है कि उस पर कुछ छोटा सा सेलिब्रेशन मेरे लाडलों के द्वारा हो जाए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।